जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टी सी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये पिछले एक एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है। और सीटेट क्या कर रहा है दोस्तों, हमेशा अपने प्रश्नों को रिपीट करता रहता है। जो पिछले प्रश्न पूछे बस उनका पूछने का जो तरीका होता है वो चेंज होता है, लेकिन प्रश्न के जवाब जो होते हैं दोस्तों वही होते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेड डेटा बुक में किसकी सूची शामिल है? पौधों और जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों की, विलुप्त जानवर और पौधों की, विदेशी पौधों और पक्षी की, और पौधे और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां। तो बता दें आप सभी को कि रेड डेटा बुक को रेड लिस्ट या लाल सूची के नाम से भी जाना जाता है। रेड डेटा बुक को और अन्य नाम से अगर कहें तो लाल सूची या रेड लिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें होता क्या दोस्तों, यह पुस्तक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनकी आदतों पर अध्ययन और निगरानी कार्यक्रम के लिए केंद्रीय जानकारी जो है वो प्रदान करता है। तो पौधे और जानवरों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनकी सूची इसमें या उनकी जानकारी जो है इससे प्राप्त होती है या प्रदान होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है IUCN जो है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पूछा रहा है कि एक शिक्षक जो है मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं, तो वे दोनों किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे दोस्तों एक शिक्षिका है या शिक्षक हैं जो कि मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बता रही हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई या मेघा पाटकर जो हैं वे दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों जल संरक्षण आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, या उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेघा पाटकर ने नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ जो है अभियान में सक्रिय भूमिका में भाग लिया था। तो यहाँ पे जो आपकी मेघा पाटकर हैं वे नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नर्मदा घाटी परियोजना एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें नर्मदा घाटी के पार जो है जिसमें नर्मदा घाटी के पार बनाए जा रहे कई बड़े बांधों के खिलाफ आदिवासियों, किसानों और पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। और वहीं अगर हम बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई की, तो अमृता देवी बिश्नोई एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें भारत का पहला पर्यावरणविद भी माना जाता है। किसको? अमृता देवी बिश्नोई को भारत का पहला पर्यावरणविद इनको माना जाता है। तो दोनों के मुद्दे ही उनका आंदोलन जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, मतलब इसमें पूछा जा रहा है सिवाय इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है। ठीक है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नागरिक औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकरण वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शब्द का अर्थ जो है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शब्द का जो अर्थ है वो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले बार जब प्रयोग हुआ था तो 1976 में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ठीक है। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा इसको किया गया था। सामाजिक वानिकी का मतलब है कि सामाजिक वानिकी जो शब्द यहाँ पे दिया गया इसका मतलब आप समझिएगा कि सामाजिक वानिकी का मतलब है कि पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को ठीक करने के उद्देश्य से बंजर और वनों की कटाई से वनों का संरक्षण और प्रबंधन करना। ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक वानिकी न केवल ग्रामीण लोगों को सामाजिक रूप से मदद करती है बल्कि 2022 तक किसान की आय को दुगना करने के लिए पीएम के दृष्टिकोण को प्रदान करने में भी मदद करती है। यह न केवल
गांव को समृद्ध बनाता है बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत विकास प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो सामाजिक वानिकी का मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को ठीक करने के उद्देश्य से बंजर और वनों की कटाई से वनों का संरक्षण और प्रबंधन करना। तो यहाँ पे फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर नागरिक औद्योगिक जो संपदाओं में के अलावा जो सभी हैं दोस्तों, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ वहाँ पे वृक्षारोपण करना, न्यूनीकरण वन आरक्षित क्षेत्रों में, तो यहाँ पे सभी हैं। बल्कि यहाँ पे नागरिक औद्योगिक संपदाओं के अलावा सभी वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तरुण भारत संघ क्या है, एक संस्था है और जो कि जल संरक्षण के लिए यहाँ पे कार्य करती है। तो इस संस्था के प्रधान कौन है, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। मेघा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या पीसी जोशी। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है और इसके प्रधान कौन है, राजेंद्र सिंह है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अब राजेंद्र सिंह दोस्तों, इनके बारे में आप जान लीजिए कि वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। तरुण भारत संघ उनके जोशीले नेतृत्व में 1985 से राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में जीवन और आशा को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और राजेंद्र सिंह जो हैं दोस्तों, राजेंद्र सिंह को व्यापक रूप से भारत के वाटरमैन के रूप में भी इनको जाना जाता है। जो राजेंद्र सिंह हैं इनको भारत के वाटरमैन के रूप में भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय जल निगरानी के प्रमुख हैं जो जल से संबंधित संगठनों का एक देशव्यापी क्या है, नेटवर्क है। यह नेटवर्क देश के सभी बड़े और छोटी नदियों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो कि जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है और इस संस्था के प्रधान निम्नलिखित में से कौन है, राजेंद्र सिंह है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मेघा पाटकर कौन है, तो मेघा पाटकर अगर हम बात करें तो मेघा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक रही हैं। मेघा पाटकर भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर काम कर रही हैं जिनमें आदिवासी, दलित, किसानों, मजदूरों और महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल हैं। तो ये तो रही मेघा पाटकर। वहीं अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा के, तो सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। वह भारत में चिपको आंदोलन के नेता भी हैं। टिहरीवाद विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2009 में अगर बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस की बात की जा रही है कि ये कब सेलिब्रेट किया था, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या 20 नवंबर या 21 नवंबर को। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 19 नवंबर को स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दुनिया में 4.2 बिलियन लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुँच के बिना रह रहे हैं। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है और संरक्षित और स्वच्छ शौचालय कोविड और अन्य बीमारियों के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा तंत्र जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है कि 19 नवंबर को स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आगे जो भी परीक्षा आपकी होने वाले जुलाई में सीटेट उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रकार से क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी के सतह को क्या करती है, गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो इससे कुछ ऊर्जा
वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है और शेष ग्रीन हाउस गैसें द्वारा अवशोषित और पुनः क्या होती है, विकृत हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, गैस एक गैस है जो तापीय अवरक्त सीमा में विकसित ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। तो इसमें से आपको मैं बता दूं कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका नाम सुन लीजिएगा कि वायुमंडल में प्राथमिक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन हैं। ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। इसका फार्मूला होता है N2O होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कुछ और हैं, जान लीजिए। एक बार फिर सुनिएगा कि जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 जो है, ये सभी क्या हैं कि ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। जो आपका ताजमहल है उसका कलर जो है पीला हो गया है, उस पीले होने का कारण कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। यह वायु प्रदूषण के लिए क्या होती है, जिम्मेदार एक प्रकार की जहरीली गैस होती है। यह प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा उत्पादित होता है, जारी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख मानव निर्मित स्रोत जीवाश्म ईंधन का जलन होता है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो पीला हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा का कारण बनता है जो ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर आगरा में स्थापित बड़ी संख्या में बिजली संयंत्रों और उद्योगों के कारण है। ठीक है, तो ताजमहल के पीला होने का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की जहरीली गैस होती है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से। इसके अलावा जो भी परीक्षाएं होती हैं और उसमें अगर यूवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का सटीक वर्णन करता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी संयंत्र में विस्फोट, रसोई गैस सिलेंडर गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैला रहे चूहों के मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक संयंत्र से जहरीले गैस का रिसाव। तो भोपाल गैस आपदा, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को एक गैस रिसाव घटना थी। एक जहरीली गैस रिसाव की घटना थी दोस्तों। और औद्योगिक आपदा को इतिहास में दुनिया की सबसे भीषण आपदा इसको माना जाता है। 50,000 से भी अधिक लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के संपर्क में थे। तो गैस के संयंत्र के आसपास घनी आबादी वाले इलाके में चली गई, जिससे हजारों लोग तुरंत मारे गए और दहशत पैदा हो गई। और बता दें आप सभी को कि एथा के कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि तुरंत के तुरंत जो है 50,000 से अधिक लोग जो हैं इससे इफेक्टेड थे और गैस के संपर्क में आए थे। और इसमें से काफ़ी लोग जो है तुरंत मारे गए और काफ़ी लोगों के ऊपर भी इसका इफेक्ट जो है वो पड़ा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है। जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियां, एरोसोल के डिब्बों का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी ग्रह से शुरू से ही जलवायु में कई बदलाव देखे गए। पृथ्वी ग्रह ने शुरू से ही जलवायु में कई बदलाव जो है देखे हैं। और मानव गतिविधियां पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करके जलवायु परिवर्तन का जो है सबसे बड़ा कारण बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो मानव निर्मित है, भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के लिए
जिम्मेदार है, मानव गतिविधियों द्वारा अत्यधिक उत्पादित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वो मानव गतिविधियों द्वारा सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। और बता दें आप सभी को कि भूमंडलीय ताप में वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो मानव गतिविधियों द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पे उत्पादित की जाती है। कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं जो कि जलवायु परिवर्तन को क्या करती हैं, का कारण बनते हैं, जैसे जंगलों का जलाना, कृषि गतिविधियाँ, एरोसेल के डिब्बे का उपयोग करना, जीवाश्म ईंधन को जलाना या सीमेंट का निर्माण करना, और वनों की कटाई इत्यादि चीजें जो हैं वो भी क्या है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। तो जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियां या एरोसेल के डिब्बों का उपयोग करना सभी क्या है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि मिनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें डैश का स्तर सबसे अधिक होता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी। तो मिनी माता रोग जिसे कभी कभी चिस्सोमीना माता रोग के रूप में भी जाना जाता है, यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे गंभीर ऐसे पदार्थों या ऐसे मछलियों को खाने से होता है जिसमें पारा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिनी माता रोग कहते हैं। ठीक है, तो यह मेथाइल मरकरी विषाक्तता है जो मनुष्य में उत्पन्न होती है जब वे मेथाइल मरकरी मिश्रित अपशिष्ट जल की दूषित मछलियां और सौदार मछलियों को खाते हैं। तो फिर अगर देखिए यहाँ पे जो मछलियां हैं जिसमें पारा की आवश्यकता होगी, अगर ऐसी मछलियों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो फिर मिनी माता रोग होने का खतरा जो है ज़्यादा रहेगा। वह अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैडमियम क्या होता है दोस्तों, इटाई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इससे दर्द होता है और इससे दर्द होता है। कैडमियम विषाक्तता को दिया गया नाम है। इटाई रोग जो है कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। इस बीमारी को यह नाम जो है 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया था। इस बीमारी को जापान के 4 बड़े प्रदूषण रोगों के रूप में भी मान्यता दी गई थी। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीली भारी धातु है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।